15 दिसंबर 2015 से शुरू हुई सीलिंग ने दिल्ली का व्यापार बर्बाद किया। खाते पीते परिवारों को 2 वक्त की रोटी, स्कूल में पढ़ रहे बच्चों की फीस, बुजुर्गों की दवा का प्रबंध मुश्किल हुआ। सालों हो गए पर दुकानें सील हैं। दरअसल ये बात ठीक है कि ये जो नौबत आई है ये सिविक एजेंसीज के शिथिलता के कारण आई है। और अगर सिविक एजेंसीज ने अपना काम ठीक किया होता और समय पे किया होता तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को और भी दुनिया में, देश में बहुत सारे काम हैं जो करने हैं, ये करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इसमें एक समस्या दिल्ली में और भी है। दिल्ली में समस्या क्या है कि जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटीज़ है कि सीलिंग का जो कन्वर्जन चार्ज है उसका रेट डिसाइड करेगा डीडीए और शहरी विकास मंत्रालय। अच्छा। उसको इम्प्लीमेंट करेगी एनडीएमसी या एमसीडी। इसी प्रकार कई बिल्डिंग बायलॉस में अगर कोई चेंजेस लाना है तो वो वाया डीडीए सेंट्रल गवर्नमेंट जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी ये। तो 3-4 एजेंसी होने से क्या है कि ग्राउंड रियलिटीज के साथ कई बार आपस में तालमेल नहीं बैठ पाता। जैसे मान लो एनडीएमसी या एमसीडी है, एमसीडी अगर कहीं कलेक्शन कर रही है या एमसीडी कोई चीज़ प्लान, कोई फंक्शनिंग कर रही है तो उसे ज़्यादा समझ आए कि उसमें क्या क्या दिक्कतें हमें शामिल आती हैं। लेकिन जब फैसला करना होता है या जब कोई चेंजेस लाने होते हैं तो वो आ जाता है ऊपर से। अब ये जैसे अभी आपने खान मार्केट का भी इशू किया, अभी क्या है कि वैसे तो ये मॉनिटरिंग कमेटी सिर्फ मिसयूज़ पर ही सुप्रीम कोर्ट ने वो किया है और इश्यूज पर अभी 12 तारीख को सुनवाई होनी है, लेकिन अभी केवल मिसयूज पर ही उनको कहा है करने के लिए। तो मिसयूज में जहां कन्वर्जन चार्ज का विषय है वो एक विषय है। दूसरा विषय ये भी है कि कहीं अगर मान लो आपने मतलब 1300 स्क्वायर मीटर का शो किया है और आपने अगर 1500 स्क्वायर मीटर, क्योंकि कन्वर्जन चार्ज पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से होना है जी। तो अगर उसमें घटत बढ़त हो रखी है और दिया कम है, ज्यादा कम है, तो ये भी मिसयूज का पार्ट हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमने अपने यहाँ एमसीडी में अपने टाइम पे ये तय किया था कि 72 आवर्स पहले आप नोटिस दे दीजिए। नोटिस देने के 2 फायदे हैं। एक तो फायदा ये है कि जो उन्हें मौका मिलेगा और वो अपनी कमी दूर कर सकेगा। अगर मान लो उसने कम पैसा जमा कराया है तो वो जाके 2 दिन में जमा करा लेगा। अगर मान लो कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो गलत है और वो उसको अपडेट करना चाहता है तो वो अपडेट कर सकता है। लेकिन इस बार फिर से ऐसा हो रहा है और ये 2006 में भी हुआ था, दोबारा हो रहा है कि मॉनिटरिंग कमेटी, मुझे लगता है कि इवनिंग में वो उठते हैं या दिन में उठते हैं और तय करते हैं कि आज हमें यहाँ जाना है और वहां जाते हैं और वहां एकदम से सीलिंग ऐसी शुरू होती है। ऐसा जहां जाएंगे वो तरीका ठीक नहीं, जहां जाएंगे नहीं और जगह होना क्या चाहिए। मान लो सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश है, मैं ये समझता हूं कि मॉनिटरिंग कमेटी को गाइडलाइन पहले से तय करनी चाहिए, करनी सभी एजेंसी के साथ बैठ के। जैसे एमसीडी है या एनडीएमसी है तो कन्वर्जन चार्ज, जैसे एमसीडी एरिया में 1.5 लाख लोग कन्वर्जन चार्ज देते थे। उसमें बीच बीच में कई लोगों ने नहीं दिया, कई लोगों ने वो नहीं दिया, तो कुछ एमसीडी की तरफ से भी कलेक्शन में कमी रही और कुछ उन लोगों ने नहीं दिया, वो भी उनकी कमी है। तो इसको मीट आउट करने के लिए ऐसे लिस्ट के साथ सबको एक बार नोटिस भिजवा दे मॉनिटरिंग कमेटी संबंधित एजेंसी से, और उसके बाद 15 अब जैसे 15 जनवरी तक का टाइम दिया कई जगह कन्वर्जन चार्ज को अपडेट करने के लिए, तो ठीक है। मैं समझता हूं कि एक बात तो तय है कि मॉनिटरिंग कमेटी करप्शन नहीं कर रही है। नहीं, दूसरी बात कि जो दूसरी एजेंसीज हैं उन पर अविश्वास इसलिए हुआ है कि वहां करप्शन जो है अरे वो एट पार हो गया। मतलब ये नौबत इसलिए आती है ना। यस, तो ये एक रीजन है जिस वजह से लोग, अच्छा हो ये रहा है कि इससे टेरराइज हो रही है। मेरे यहाँ मेरचंद मार्केट है, पिछले 7 दिन से रोज होता है कि वो आज आएंगे सीलिंग करने, कल आएंगे सीलिंग करने। अब दुकानदार दिन भर एक दहशत में बैठे। पूरी दिल्ली में ये स्थिति है। यही बात है। और एनडीएमसी में तो फिर भी ये बहुत नेग्लिजिबल है, एमसीडी में तो ये टोटली है कि आपने ये तो तय कर दिया कि फर्स्ट फ्लोर मिक्स लैंड रोड्स अनाउंस कर दी और आपने कहा कि जो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं वो जो है आप कन्वर्जन चार्ज जमा कराओ, पार्किंग जमा कराओ। लेकिन 99% मामलों में तो नक्शे पास नहीं है उन मकानों के या उन बिल्डिंग्स के। उनका क्या होगा? तो जब नक्शे पास नहीं है तो एक तरह से आपने उस पर अलाउड कर दिया। ये स्थिति ये है कि ये एकदम से जो रास्ता ढूंढते हैं ना कि टेम्परेरी अरेंजमेंट, ये टेम्परेरी अरेंजमेंट है। ये बिल्कुल सही बात है कि पहले ये तय होना चाहिए था कि इसके लिए नॉर्म्स क्या है। दूसरा, ये केवल उनको बेनिफिट मिलना चाहिए था जो बिल्डिंग रेगुलराइज्ड हैं, जो ऑलरेडी नक्शे से पारित हैं। अब 1.5 लाख लोग दे रहे हैं एमसीडी में कन्वर्जन चार्ज और 1.5 लाख में से 10-5 को छोड़कर मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो है उसमें नक्शा भी पास है। नक्शा कमर्शियल उससे पास अब है ही नहीं, रेजिडेंशियल भी नहीं पास है। दिल्ली में इस समय स्थिति ये है कि 44 ड्वेलिंग यूनिट्स है, 44 लाख, जिसमें से पूरे एनडीएमसी एमसीडी सब मिला दे तो 2-2.5 लाख के नक्शे पास है दिल्ली में, पूरी दिल्ली में। बाकी सब अवैध, मनमर्जी से बसी। अब जब चली अवैध रहे, आपने कन्वर्जन ले लिया और एजेंसी को लगता है कि ठीक है पैसा तो आ ही रहा है,
पैसा जमा करा लिया, और जैसे तो पैसा आ जाए। और उसमें भी इंपॉर्टेंट बात जो थी, जो नोटिफिकेशन था, वो ये था कि पार्किंग भी ली जाएगी और उनको पार्किंग बना के दी जाएगी। आज तक एक भी जगह वो पार्किंग बना के दी नहीं गई। पार्किंग का पैसा तो आ गया, एजेंसीज को पार्किंग भी मिली, रजिस्ट्रेशन भी मिला और कन्वर्जन चार्ज भी मिला, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन पार्ट भी कभी डिस्कस नहीं हुआ, उसके लिए नॉर्म सेट नहीं हुए। और आज भी, अभी मुझे मेहरा जी बता रहे थे, अभी यहाँ जो खान मार्केट में बात हो रही है कि सेकंड फ्लोर कन्वर्टेबल है, नहीं है। हाँ। अब ये बात ये है कि जब वो कमर्शियल मार्केट है, जब व्हेन इट इज कम्युनिटी सेंटर या मॉल, आप जो टर्म डिफाइन अलग अलग थोड़ी कर सकते हो, उसमें तो पूरी बिल्डिंग ही कमर्शियल हो गई। बिल्कुल। जब पूरी बिल्डिंग कमर्शियल है आपकी, तो फिर आप ये फ्लोर वाइज थोड़ी डिबेट कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट और सेकंड फ्लोर या फोर्थ फ्लोर या थर्ड फ्लोर, जिसको भी आपको कन्वर्ट कराना है, उसके लिए आप कन्वर्जन चार्ज जमा कराइए। ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हो कि अपनी साइट प्लान साथ में जोड़ दो कि आपका क्या काम करने वाले हो आप, और आपका जो नक्शा है वो जोड़ दो साथ में। लेकिन क्या है कि रेमेडी कुछ नहीं है, प्लान कुछ नहीं है, सिर्फ ये है। और कमी तो देखिए, आज जो कर भी रहे ना, हाँ। अगर आप कमी ढूंढने में आओगे तो हर दुकान में कोई ना कोई कमी मिल जाएगी। तो नेगेटिव इंटेंशन से काम हो ही नहीं सकता। किस तरह से चल रहा है? कहीं भी चले गए, अगर मान लो वहां पे मिल गई कमी, कोई बालकनी का छोटा हिस्सा मिल गया, ये पूरी यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि एक माहौल बन गया है कि सिविक एजेंसी करप्ट है और मॉनिटरिंग कमेटी एक साधु है, और इसलिए मॉनिटरिंग कमेटी जो भी स्टेप उठा रही है, मॉनिटरिंग कमेटी जो भी कर रही है, वो अच्छा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। समझ में नहीं आता। जैसे जगदीश जी ने कहा, यही सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में नहीं आता है। मैं कहता हूं, अपनी खुद की कमेटी अपॉइंट करनी पड़ती है। जगदीश जी ने जो कहा कि मेहरचंद मार्केट है, 2008 में उसके नक्शे सीपीडब्ल्यूडी ने एमसीडी को दिए हैं। आज तक एमसीडी ने 10 साल में क्या किया उनको नक्शों को पास करने में? नहीं, इस पे कोई टाइम लिमिट नहीं होती क्या? नक्शे लगा दिए हैं, पास नहीं हो रहे हैं। कुछ नहीं है टाइम लिमिट। असल में क्या है कि सबसे पहला काम क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ती थी मेहरचंद मार्केट जी। तो जब इनका ट्रांसफर हुआ तो इनके नक्शे के मामले में रोज परेशान हो, तो मेरे को मार्केट एसोसिएशन वालों ने कहा, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कमिश्नर के साथ इनकी मीटिंग फिक्स करा के, और हमने एक सभी सेगमेंट्स को बुला के मीटिंग करी। ये सारी चीजें फाइनलाइज होने के बाद फिर जब जाएं तो वो कहे जी, पहले तो डिस्करेज करते हैं कि आप क्यों करा रहे हो, क्या फायदा है इसका, काम चल रहा है। वो एक तो डिस्करेज करें, क्योंकि इसमें जब आप कराओगे तो आपको पैसे जमा कराने, तो कहेंगे जी 8-10 लाख रुपए क्यों आप जमा कराना चाहते हो, ये एक फैक्टर होता है। ये फैक्टर यहाँ से शुरू होते होते तो सामने वाला कई बार ये सोचता है कि ठीक है, अरे छोड़ो ना आप, तो उसको डिस्करेज करते हैं। दूसरी बात क्या है कि उसमें उस समय एक चीज तय हुई थी हमारे यहाँ। क्या था, ये मेहरचंद मार्केट में क्या था कि आगे और पीछे जो बरामदा था वो सारा कवर कर रखा था। हाँ। तो मार्केट एसोसिएशन ने और सब ये ज्वाइंटली तय हुआ कि हम आगे का पूरा खाली कर देंगे, जैसा अर्लियर स्टेज में था, और सबने किया। अब अगर मार्केट एक स्टेप आगे बढ़ती है तो मैं समझता हूं कि सिविक एजेंसी को भी ये समझना चाहिए कि त्रुटि ढूंढने में तो बहुत सारी निकल सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में मीडिएट करके और चीजों को रिजॉल्व होते जानी चाहिए। अब रिजॉल्व नहीं होने से क्या है कि तलवार लटकी रहती है और आज भी लटकी हुई है। बिल्कुल। देखिए, दो चीजें सुप्रीम कोर्ट में हैं अभी। एक, अभी तो केवल मिसयूज पर मॉनिटरिंग कमेटी को ऑथराइज किया है, तो मैं समझता हूँ मिसयूज में तो काफी केसेस अपडेट हो जाएंगे, लोग कन्वर्जन चार्ज जमा करा देंगे या काफी चीजें रिजॉल्व हो जाएंगे, स्लो हो जाएगा प्रोसेस। लेकिन दूसरा जो 2 रिपोर्ट अभी मॉनिटरिंग कमेटी ने सौंपी है, वो एक तो है अनऑथराइज्ड जो कॉलोनी, जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस हुई हैं। हाँ। और दूसरा जो जहाँ रेसिडेंशियल है, 100% रेसिडेंशियल में कमर्शियल एक्टिविटी, और दूसरा एनक्रोचमेंट। अगर अभी उस पर लास्ट टाइम बहस हुई थी, लेकिन अब 12 के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको रखा है। अगर उस पर भी मॉनिटरिंग कमेटी को ऑथराइज किया या उस पर बिठाया, तो मैं समझता हूं कि दिल्ली में बहुत हाहाकार मच सकता है। लेकिन अगर ये सिर्फ मिसयूज को लेकर है, तो मिसयूज में देखिए 2 चीजें हैं। मिसयूज सुधारा भी जा सकता है। मिसयूज अगर कहीं हो रहा है तो उसके लिए आप उनको नोटिस दे दो, आप उनको टाइम पीरियड दे दो। ये सब के चलते जो अब चूंकि मॉनिटरिंग कमेटी है वो मिसयूज को देख रही, तो अब क्या जो सिविक एजेंसियां हैं वो प्रोएक्टिव हुई हैं, वो कुछ बात कर रही है दुकानदारों से, या वो अपने, क्या बस ये है कि वो जहां पे कमेटी जाएगी वहां अपने दस्ते भेज देंगे? नहीं, यही सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि मॉनिटरिंग कमेटी में 3 मेंबर, हाँ। ठीक, उनके पास कोई स्टाफ नहीं, कोई कुछ नहीं। इसी एमसीडी और इसी एनडीएमसी के स्टाफ से वो काम करा रहे हैं और काम हो रहा है। और यही एमसीडी एनडीएमसी जब इंडिपेंडेंटली कर रहे थे तो काम नहीं हो रहा था। ये मतलब इससे आप देखिए कि तो नियत का सवाल है ये, नियत का सवाल। और दूसरी बात ये है कि प्रोएक्टिव जरूर हुई है, सही बात है। कई जगह मैंने देखा है कि अब दूसरी जगह जहां अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो रही है वहां थोड़ा एक्शन दिखावे का, सही कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो सारा शोर शराबा है दिखावे का है, ताकि मॉनिटरिंग कमेटी
उस तरफ नजर ना करे, उनको लगे कि नहीं एक्शन हो रहा है। कन्वर्जन चार्ज को लेके भी लोगों में बड़े कंफ्यूजन है। पुरानी दिल्ली में के एरिया जो है चांदनी चौक के बाजार है, वहां तो नहीं लगेगा ना, क्योंकि उसका नियम है 1961 के बाद का जो वहां, उसको लेकर क्या लोग कंफ्यूजन है वो क्या? नहीं, उसमें क्या है, समस्या दो आ रही है। समस्या एक ये आ रही है कि जो रेजिडेंशियल चल थे उनमें लोगों ने कॉमर्शियल खोल दी, चाहे वो कहीं भी हो दिल्ली में। ठीक है। अब किसी ने 70 में दुकान खोली, किसी में 90 में खोली, किसी की 40 से चल रही है। हाँ। तो नियम तो ये है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो जिसकी दुकान है वो कई बार अपने को प्रूव नहीं कर पाता कि मेरी दुकान उससे पुरानी है, क्योंकि उसने कॉमर्शियल मीटर नहीं लिया होता। इनके पास जो पैमाना है उसके अनुसार वो दुकान पुरानी नहीं मानती है, तो उसलिए उस पर जो है ये कार्रवाई करते हैं। दूसरी बात क्या है कि आपने कुछ भी, एक तो सबसे बड़ी बात है, ये 3 कैटेगरी में इन्होंने बांटा हुआ है, ए एंड बी, सी एंड डी एंड ई एंड एफ। जी जी। कन्वर्जन चार्ज के 3 टैरिफ बनाए इन्होंने। अब जैसे इन्होंने अभी 3 मार्केट के कम किए, मैं समझता हूं कि टैक्स उतना होना चाहिए जितना लोग बियर कर सके, दे सके। नहीं, विल पावर किसकी है? आम आदमी पार्टी की तरफ से उन्होंने कहा कि आप बैठ के मीटिंग करते हैं, देखते हैं क्या सॉल्यूशन हो सकता है। एमसीडी कहती है कि हमारी विल पावर है, हमें दिल्ली गवर्नमेंट कोऑपरेट नहीं करती। दिल्ली गवर्नमेंट कहती है कि हमने लेटर लिखे और इन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। आप मुझे एक बात बताइए जी, 2016 में 2.25 साल पहले ये मीटिंग हुई, जिसकी कल सत्येंद्र जैन जी ने जो है रेफरेंस दिया है। 2.25 साल पहले मीटिंग हुई 351 रोड्स को लेकर। 2.25 साल से जब तक सीलिंग शुरू होकर हफ्ता 10 दिन लोग परेशान नहीं हो गए, तब तक न तो सत्येंद्र जैन का बयान आया और न इनका आया, जब 2.25 साल पहले हुई। और आप मुझे बताइए कि चलो उसके 1 महीने बाद भी उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, तो आपने 2016 में क्यों नहीं प्रेस को कहा कि हमने इनसे ये मांगे, दे नहीं रहे? जब सीलिंग की क्राइसिस हो गई, लोग हाहाकार कर रहे हैं, तो तब वो प्रेस को ये चिट्ठी जारी कर रहे हैं कि हमने इनको 5 चिट्ठियां लिखी थी। अरे तो आपने छठी चिट्ठी तो आपने प्रेस को रिलीज कर दी, तो पहली चिट्ठी क्यों नहीं करी? तो इसका मतलब ये है कि टाइमिंग के हिसाब से वो भी एक्शन कर रहे हैं, कि टाइमिंग के हिसाब से वो एमसीडी पे डाल रहे हैं। एमसीडी ये कह रही है हमने भेज दिया, और दरअसल क्या है कि वर्तमान दिल्ली सरकार और वर्तमान एमसीडी का जो कार्य वो है, सेटअप है, वो तो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है इसकी। ये 351 रोड्स का मसला है 2007-8 से जी। तो 2007-8 में कॉर्पोरेशन ने ये भेजी थी, हमारे टाइम पे ये भेजी गई थी रोड्स आइडेंटिफाई करके दिल्ली सरकार को, और तब दिल्ली सरकार थी शीला दीक्षित जी की सरकार। सीलिंग हुई है, कई चीजें भ्रमित होने की स्थिति के कारण हुई है। हाँ। जैसे जो 2100 रोड नोटिफाई हुई है जी, उनमें मिक्स लैंड रोड में केवल ग्राउंड फ्लोर पर ही आप कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हो जी। कई लोगों ने क्या करा है कि ग्राउंड फ्लोर पे कर रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे कर रहे हैं, या सेकंड फ्लोर पे कर रहे हैं। जैसे खान मार्केट का भी इशू आया था कि सेकंड फ्लोर पे एप्लीकेबल है कि नहीं है, भूरे लाल जी ने सवाल उठाया था जी। तो कईयों ने क्या है कि जैसे फर्स्ट फ्लोर का भी जमा कराया, या मान लो बेसमेंट का भी कराया, या सेकंड फ्लोर का भी कराया, या डी नोटिफाइड रोड जो नोटिफाई नहीं हुई है उन पर भी जमा करा दिया, और वो क्लेम, उनका भी क्लेम सही है कि हमने कन्वर्जन चार्ज जमा कराया है। क्या है, इसमें 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा तो ये है, अभी जो सीलिंग का प्रक्रिया पिछले 15 दिनों में चल रही है, वो उन रोड्स पे चल रही है या उन एरियाज में चलती है जहां ऑलरेडी कन्वर्जन चार्ज एप्लीकेबल है जी। ठीक है ना? तो इसलिए दूसरी रोड्स का तो अभी इशू है नहीं। तो उन रोड्स में इसमें सबसे बड़ी कमी क्या हुई है कि मॉनिटरिंग कमेटी ने जैसे ही उनको ऑथराइज किया 15 दिसंबर को कोर्ट ने, तो मॉनिटरिंग कमेटी का काम था, मॉनिटरिंग कमेटी मींस उनको मॉनिटर करना है कि वेदर एनडीएमसी, एमसीडी और सिविक बॉडीज आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। बट दे आर नॉट मॉनिटरिंग, दे आर लीडिंग, दे आर कमांडिंग, दे आर एग्जीक्यूटिंग द सिस्टम। तो उसमें कांग्रेस शासन में तो 89 था, 89 को 22 किया है। तो 89 था भाई, तब बोलते अपनी केंद्र सरकार को और दिल्ली सरकार को कि 89 क्यों कर दिया जी? हमने हमारे टाइम पे तो 6000 था, 6000 से सीधा 89 किया, और 89 को अब रिवाइज करके 22 किया गया। और 22 जिन 3 मार्केट्स का किया है, उन मार्केट में किसी ने नहीं कहा कम किया जाए, वो सेटिस्फाई, उन्होंने 22 ही मांगा था कि 89 ज्यादा है। अभी 3 मार्केट को किया है, पहले तो। जगदीश मंगई साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं मंगई जी? पुरी जी के बयान को? हाँ, दरअसल जब से पुरी जी मिनिस्टर बने हैं, मैं समझता हूँ 7-8 तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बयान भी दिए खूब जोर शोर से, और 100% सीलिंग बंद हो जाएगी ये भी कहा था। पर मैं समझता हूँ कि शायद उनके जो सलाहकार हैं वो एसी रूम में बैठते हैं, क्योंकि जो भी प्रपोजल्स अभी तक डीडीए या अर्बन मिनिस्ट्री ने दिए हैं, उसका सीलिंग के रुकने से या सीलिंग में राहत मिलने से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि सिर्फ 1-2 चीजें एफएआर कम कर बढ़ा दो और ये एक आध चीज इन्होंने प्रपोज कर दी, उससे सीलिंग के जो मूल इश्यूज हैं
वो कहीं ना कहीं दरकिनार हो गए और उसी वजह से ये जो डिफेंस कॉलोनी है हमारी, अब ये लाजपत नगर अमर कॉलोनी भी हो गया, मेहरचंद मार्केट है, सारी जगह सीलिंग खुलने की तो प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो पा रही। क्योंकि किस आधार पर होगी? मात्र वो अगर अप्लाई भी कर दें या कोर्ट 1 लाख रुपए जमा भी करा दे तो भी कौन सी चीजें ऐसी रेमेडी उनको मिल गई कि जिस वजह से आज स्टेटस बदल गया है। जब स्टेटस ही नहीं बदला तो सीलिंग कैसे खत्म हो जाएगी? बिल्कुल सही बात है। और उस पर भी इस तरह के बयानबाजी करना, तो वो तो एक तरीके से विशुद्ध सियासत ही हुआ ना। नहीं, दरअसल वो 50 साल ब्रिटेन में रह के आए हैं। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा जब हम बाहर जाते हैं तो वहाँ का टाइमिंग और वेदर और इंडिया का उसको मैच करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो दिल्ली की जो सिचुएशन है, खासकर दिल्ली का जो अर्बन सिस्टम है, जितना कोलैप्स हो रखा है, उसको अगर आप ब्रिटेन के चश्मे से देखेंगे तो मैं समझता हूँ वो उतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकता। क्या ऑर्डिनेंस लाना, अध्यादेश लाना ही एक विकल्प है या फिर ये चलता रहेगा? असल में समस्या क्या होती है, अतिक्रमण अलग चीज है, कन्वर्जन चार्ज का मसला अलग है, इसमें मास्टर प्लान के इम्प्लीमेंट करने का मसला अलग है, लेकिन जब कोर्ट में जाता है तो सब कुछ घालमेल हो जाता है। दरअसल इश्यूज सारे अलग अलग हैं। क्या है कि जो LNDO के रिलेटेड इश्यूज हैं, जैसे ये अमर कॉलोनी का मामला है, जैसे मेहरचंद मार्केट का, LNDO के इश्यूज को LNDO ने जब ट्रांसफर करी लैंड जो प्रॉपर्टीज है, तो उस समय इतना खराब कर दिया गया कि आज वो पिछले, एक तो रिकॉर्ड का अवेलेबिलिटी नहीं है, दूसरी बात क्या है कि काफी बड़ा चेंजेस हो गया है। अगर मान लो तब जो अलॉटमेंट हुई थी वो 40 फुट की हुई थी, उसके बाद उनको एक एग्रीमेंट दिया गया था कि 80 फुट तक का देंगे, फिर उसमें और चेंजेस हो गए, डबल स्टोरी बन गई, उसके बाद और ज्यादा चेंजेस हो गए, लोगों ने पैसे भी जमा कराए। तो बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि एजेंसीज बदलती चली गई और किसी एजेंसीज ने उसको ठीक से मॉनिटर नहीं किया, और मॉनिटर न करने के कारण देखिए LNDO के इश्यूज के लिए LNDO के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करके चीजें रिजॉल्व करनी पड़ेंगी। जहां तक कन्वर्जन चार्ज का इशू है, कन्वर्जन चार्ज का इशू 2 है। एक तो ये है कि जो डिफॉल्ट कर गए, जिन्होंने खुद से अप्लाई किया कि हम कन्वर्जन कराना चाहते हैं अपनी दुकान और बाद में पैसे नहीं जमा कराए, वो डिफॉल्टर का इशू अलग है। वो इशू क्या है? जो कुछ लोग कहते हैं कि हमारा एरिया तो आता ही नहीं है कन्वर्जन चार्ज, हम क्यों करें? जो पुराने मार्केट हैं वो अलग कहते हैं, वो भी तो विवाद है ना। यस, उसमें भी क्या है, विरोधाभास यूं है कि जो प्री 1962 की जो कॉलोनीज है उनमें शॉप कम रेजिडेंस या कई जगह कॉमर्शियल एप्लीकेबल था और उनसे पैसे भी इसी बात के लिए गए। हमारे यहाँ लाजपत नगर में सेंट्रल मार्केट है, कृष्णा, बहुत सारे मार्केट्स हैं जहां पर पैसे ही कॉमर्शियल के लिए गए उनसे LNDO ने। तो फिर जब पैसे भी लिए गए तो आज वो कन्वर्जन क्यों देंगे? क्योंकि उन्हें कॉमर्शियल तो प्रोविजन है ही। तो इसलिए क्या है कि जब आपने रोड्स अनाउंसमेंट करी तब ये ध्यान नहीं दिया कि ये सब चीजें पहले देखी जानी चाहिए थी कि कौन सी रोड पर कौन सी मार्केट का स्टेटस क्या है। वो एक चीज चेक नहीं की गई तो सब पे पैसे लगा दिए गए। अच्छा, लोगों ने भी ये सोचा कि अपना रोजगार बचाना है तो कईयों ने जमा भी करा दिए, कईयों ने ऐसे भी जमा करा दिए जो नोटिफाई भी रोड नहीं हुए थे, आपने जमा करवा उनसे ले लिए। हम देखें तो विलेन DDA हुआ मंगई जी। देखिए, बात यह है कि DDA की जो कल्पना की गई थी वो इसलिए की गई थी कि दिल्ली का एक सुनिश्चित विकास होगा, बिल्कुल गरीब और मध्यम वर्ग को सस्ते दाम पर मकान बना के देगा। DDA ने इस नाम पर बड़े पैमाने पर जमीन अधिकृत करी दिल्ली में, और अधिकृत करने के बाद इमीडिएट प्रोजेक्ट उन पर नहीं दिए, जिस कारण क्या हुआ कि DDA के जो छोटे कर्मचारी हैं, छोटा अफसर है, उनकी और भूमाफियों के और MCD की मिली भगत से वहां सरकारी जमीनों पर प्लॉट काट के बेच दिए गए, अवैध निर्माण हो गया और DDA अपनी लैंड को भी सुरक्षित नहीं कर पाई। और अपनी लैंड को नहीं कर पाई एक विषय, दूसरी बात यह है कि जिन्होंने कब्जा करके बेचा उनके खिलाफ कार्रवाई तक नहीं कर पाए। 2-4 को सजा होती, 10-20 FIR दर्ज होके जो है उनको, इतना बड़ा देश की राजधानी में घोटाला हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये और मैं जहां तक मतलब दिल्ली में DDA की 80% जमीन, अगर मतलब 400-500 कॉलोनियां तो ऐसी है जो सरकारी जमीन पे बन गई, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी की लिस्ट पे है और जिसको पास कर ही नहीं सकते आप। उसके अलावा DDA के अलावा भी, चाहे ये आपका रिज वाले है, चाहे आपका रेलवे है, CPWD है, MCD है, हर एजेंसी की अपनी जमीन पर दूसरे लोगों ने प्लॉट काट के बेच दिए। अब ये इसको, अब देखिए क्या है कि अनधिकृत कॉलोनी निर्माण मजबूरी के लिए करना, परिवार बड़ी करने के लिए, या दुकानदार ने अपना दुकान खोल लिया है, छोटी सी दुकान चला रहा है, कन्वर्जन चार्ज पे नहीं किया, ये एक मजबूरी है, ये अनियमितताएं हैं, ये अपराध नहीं है। लेकिन सरकारी जमीन कब्जा करके और पुलिस और MCD और DDA मिलकर लैंड ग्रैबिंग कर ले और वो अपराध इतना बड़ा कर दे, और अरबों रुपए की जमीन, और बड़े बड़े नेता, आधे नेता तो कांग्रेस के MP MLA बन गए, कुछ BJP के बन गए, कुछ आपके बन गए,
और वही सब लोग जिन्होंने जमीन पे कब्जा किया वो पॉलिटिशियन बनकर वो पॉलिसी मेकर हो गए। याद होगा at least on 7 occasions we've had press conferences like this. This was Lajpat Nagar South, right? Yes, sir. Amar Colony. वहां पे क्या हुआ and then I would make a comment. बताइए आप। सर ये लाजपत नगर अमर कॉलोनी में ये Without mic, we cannot record. No, we will. आप यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। नहीं वहीं से हो जाएगा, वहीं से आप यहाँ बैठे। नहीं वहीं से हो जाएगा। माइक है यहाँ पे, जस्ट पुट दैट माइक ऑन। चलिए आप ऊंचा बोलिए, भैया सब आ जाएगा। ये लाजपत नगर अमर कॉलोनी में ये LNDO प्लॉट्स हैं जो कि जिनका साइज करीब 40 मीटर था और ये LNDO प्लॉट्स लीज पर दिए हुए हैं ये, और ये रेजिडेंशियल थे मगर इसमें लोगों ने इनको कॉमर्शियल कर दिया। उससे जो ज़्यादा बड़ी बात है कि आगे 12 फीट और पीछे 30 फीट का उनका एंक्रोचमेंट है जो कि स्ट्रीट्स और लेन्स पर एंक्रोचमेंट है। तो इस तरीके से प्लॉट का साइज़ करीब 40 मीटर से बढ़कर करीब 250 मीटर हो गया है और ये वैल्यूएबल पब्लिक लैंड है जो कि इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है। और उसके अलावा इस लैंड के लिए इस लैंड पर जो फायर टेंडर्स वगैरह या फायर एस्केप इसके लिए ये ज़रूरी है। अब वहाँ पर ये था कि पहला जो स्टेप होता है कि इस तरीके से जो पब्लिक लैंड पे या स्ट्रीट पे एनक्रोचमेंट होता है, पहला स्टेप होता है कि उसको हम हटा के पीछे कर दें। मगर इसमें दिक्कत क्या थी कि ये 4 स्टोरी तक ये एक्सटेंडेड है। तो जो बढ़ गया नहीं, ये काफी सालों से काफी सालों से नहीं 2 महीने में नहीं हुआ, नहीं काफी सालों से हुआ है। तो ये एक्शन तो अभी हुआ, वो तो सबको सारी एक्शन अभी हो रहे हैं। वो इंक्रोचमेंट पहले काफी सालों में है, 10-15 4 मंजिली इंक्रोचमेंट हटाना ये तो एक सेपरेट बात हुई। वहां पे जो हिंसा हुई उसके बारे में बताना चाहता हूं कि स्टोन पेल्टिंग जो हुई वो आप बताएंगे, उसमें पुलिसमैन इंजर हुए। पहले शुरू में जो गए तो वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे हो गए और जो टीम में 3-4 पुलिस जो स्टोन पेल्टिंग हुई उसमें 3-4 पुलिसमैन इंजर्ड हो गए। 8 मार्च को अमर कॉलोनी के कपड़ा मार्केट में सीलिंग के दौरान पुलिस वालों ने जिस तरह से दुकानदारों पर कार्रवाई की थी, आपको याद होगा, उसे लेकर खासा गुस्सा नजर आया। दुकानदारों को कहना यह है कि सिर्फ सीलिंग की वजह से, जब उन्होंने पूछा कि क्यों सीलिंग हो रही है, कागज दिखाने की मांग जब उनकी तरफ से की गई तो पुलिस वालों ने उन्हें घसीट कर पीटा। सवाल अब ये उठता है कि पुलिस को ये छूट आखिर दी किसने? दिल्ली पुलिस का ये रूप देखिए। सीलिंग एमसीडी की टीम कर रही है, निगरानी सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी कर रही है। पुलिस को तैनात किया गया है ताकि सीलिंग करने वाली टीम के सदस्य सुरक्षित रहें और सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया जा सके। लेकिन खाकी तो आखिर खाकी है। जब तक हाथ पांव नहीं चलाया, बल प्रयोग नहीं किया, तब तक उससे खुद अपनी मौजूदगी अधूरी लगती है। ये देखिए, सीलिंग टीम को रोकने की कोशिश एक दुकानदार ने की तो किस तरह उसे घसीटते हुए बाहर निकाला गया। पुलिस बर्बरता पर उतरी तो क्या मर्द और क्या औरत, किसी को नहीं बख्शा। महिला दुकानदारों को भी घसीट कर खदेड़ा गया। इस हंगामे के बीच पति दुकान बचाते रहे, औरतें पतियों की जान बचाने में लगी। खून से नहाए इस दुकानदार की हालत देखिए। ये तस्वीर अस्पताल की है। पुलिस वालों की लाठी ने इस दुकानदार की खोपड़ी तोड़ दी। राजधानी में सीलिंग की इससे भयावह तस्वीर शायद कभी सामने नहीं आई होगी। दुकानदार पूछते ही रह गए कि आखिर ये सीलिंग की क्यों जा रही है, लेकिन पुलिस ने इतने का भी मौका नहीं दिया। सीलिंग के नाम पर जमकर तांडव हुआ। आखिर पुलिस को यह गुंडागर्दी करने की छूट किसने दी? देखिए, पुलिस के दुर्व्यवहार को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता और आपने जो दिखाया वो तो है ही। मैं कल खुद वहाँ था जी। और एडिशनल डीसीपी रैंक का आदमी, अफसर भी अगर खुद हाथ छोड़ रहा है तो ये शर्मिंदगी की विषय है पुलिस के लिए। सिपाही कोई कर दे, चलो समझ आता है कि वो उतने
शिक्षित नहीं है या वो थोड़ा जल्दी संयम खोते हैं, लेकिन अगर सीनियर ऑफिसर भी संयम खोएगा तो नीचे के लोग तो फिर जान ही ले लेंगे, और जान नहीं गई। मुझे मतलब जिस तरीके से वहाँ व्यवहार पुलिस कर रही थी, मुझे लगता था कहीं एक दो लोग जो है ऐसा कोई अनहोनी ना हो जाए। तो पुलिस के व्यवहार को तो कल का जो है निर्मम था। और दूसरी बात यह है कि आखिर आप अपराधियों से ट्रीट नहीं कर रहे हो, अनियमितताएं हो सकती है व्यापारियों की, कुछ इरेगुलरिटीज हो सकती है। तो इरेगुलरिटीज ऐसा अपराध नहीं है कि आप उनको लाठियों से और बंदूकों के बट से मारोगे। तो दिल्ली पुलिस की को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, और खासकर एडिशनल डीसीपी और ऑफिसर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि मैसेज जाए भाई आप सारे काम करिए। और दूसरी बात यह है कि मैंने एक चीज और देखी जो आपने बताई कि जो टीम लीड कर रही है या जो सारा सीलिंग लीड कर रही है वो एमसीडी कर रही है। ये एमसीडी के ऑफिशियल्स को भी ये देखना चाहिए था कि पुलिस को उनके हिसाब से काम करना है, पुलिस को उनके अंडर काम करना है। पुलिस सुप्रीमो नहीं है कि कोई अगर, और दूसरी बात कल मैंने देखा पहली बार ये चीजें हुई कि मतलब कोई अगर ये पूछ रहा है कि साहब आप ये तो बताओ, मैंने खुद पूछा कि भाई ये सीलिंग किस इशू पर हो रही है, ये प्री 1962 में आती है कॉलोनी, तो उन्होंने खैर जो बातें कही वो अलग बात है। पर अगर कोई भी आदमी आप किसी की दुकान रोजी छीनने जाओगे तो वो पूछेगा तो सही भाई मुझे बंद क्यों कर रहे हो, मेरी आखिर अपराध क्या है। नहीं, अध्यादेश का स्थिति नहीं है। उसके कारण ये है कि जैसे दिल्ली स्पेशल लॉ बिल आया 2020 तक का, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एक्सेप्ट नहीं किया और बहुत वेलकम नहीं किया, उस पर भी उन्होंने क्वारी लगाई है। तो अल्टीमेटली ये है कि पार्लियामेंट अगर कोई चीज करे भी तो भी सुप्रीम कोर्ट की जो अप्रीहेंशन है या सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जेक्शन है वो तो बरकरार रहेगा। उससे बेहतर ये है कि सुप्रीम कोर्ट से ही बात करके बीच में कोई सॉल्यूशन जो है एमिकेबल सॉल्यूशन निकाला जाए, ताकि देखिए दिल्ली का ट्रेड भी डिस्ट्रॉय ना हो, दिल्ली का रेजिडेंशियल एटमॉस्फेयर भी खराब ना हो, और साथ के साथ जो लॉज हैं वो भी स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट हो जाए। लॉलेस नहीं होना चाहिए।